ओम सभी को महिला पतंजलि योग समिति द्वारका की निशुल्क कक्षा में आप सबका स्वागत है। विशेष स्वागत डॉक्टर दीपाली जी का। आप जो आज विषय ले रही हैं, आज के समय को देख के, जो सर्दियां चल रही हैं, सर्दियों में जो आजकल हाई बीपी आता है, और स्पेशली रात को सोने के बाद जब नींद खुलती है 12-1 बजे के बाद, किसी को 3 बजे, किसी को 4 बजे या सुबह के टाइम बहुत बीपी हाई होता है। बहुत शिकायतें लोगों की आ रही हैं, अड़ोस पड़ोस में देखने को भी मिल रहे हैं कि प्रॉब्लम्स बहुत ज्यादा होती हैं। तो आज जो विषय ले रही है बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है सर्दी के हिसाब से। और आज आप हमें बताएंगी कि योग के माध्यम से, प्राणायाम के माध्यम से और आयुर्वेदा के हिसाब से हम कैसे इसमें संतुलन रख सकते हैं, कैसे हमारा बीपी नॉर्मल रहे। बहुत ही महत्वपूर्ण विषय। सभी का स्वागत। और मैं दीपशिका जी से रिक्वेस्ट करूंगी कि आपका परिचय कराएं। वैसे तो हमारे साधक सब जानते हैं और आप हमारे योग परिवार के सदस्य हैं। जब भी हम आपको याद करते हैं आप हमारे उसमें आते हैं। बहुत अच्छा आपका वक्तव्य रहता है, सब लोग बहुत बार बार चाहते हैं कि आप आए हमारी कक्षा में। तो थैंक यू आपका सो मच। स्वागत। दीपशिका जी, डॉक्टर आपका परिचय कराएं प्लीज। जी, ओम सभी को स्वागत है दीपाली मैम आपका। थैंक यू। आप वैसे तो हमारे इस योग परिवार का हिस्सा हैं, फिर भी जो नए साधक हैं उनके लिए आपका मैं परिचय कराना चाहूंगी। आपने BA MS अहमदाबाद से किया हुआ है और आपने मेडिकल इमरजेंसी ट्रेनिंग कोर्स गांधीनगर सिविल हॉस्पिटल से किया हुआ है। आपने कई अस्पतालों में एज अ मेडिकल ऑफिसर भी काम किया है और इसके साथ साथ कई फिजिशियंस के साथ, गायनिक के साथ, सर्जन्स के साथ भी काम किया हुआ है। न्यूट्री हेल्थ क्लिनिक वसंत विहार न्यू दिल्ली में डॉक्टर शिखा शर्मा के साथ एज एन आयुर्वेदिक डॉक्टर आपने कई वर्षों तक काम किया है। अब वैसे तो आपका अनुभव हर क्षेत्र में है, लेकिन जो स्पेशल नीड किड्स हैं उनके लिए भी आपका अनुभव बहुत ज्यादा है। और आपने फूड हाउ फूड इफेक्ट्स ऑफ देयर कंडीशंस, उनकी कंडीशंस के ऊपर भोजन का क्या असर पड़ता है, इस पे काम किया हुआ है। एज अ डाइटिशियन भी आपने वर्क किया हुआ है और आप ऑनलाइन कंसल्टेशन भी करती हैं। इसके साथ साथ आपकी रुचि अन्य क्षेत्रों में भी है। आपने न्यू सरस्वती पब्लिक पब्लिक हाउस के साथ नई दिल्ली में गुलाल सीरीज में एज अ हॉबी आपने वर्क किया है और अभी आप हमारे साथ भी जुड़ती हैं, हमें समय समय पर अपना समय देती हैं और क्षमा चाहेंगी इतने शॉर्ट नोटिस पर हम आपको बोलते हैं और आप हमेशा हमारे लिए तैयार रहती हैं। थैंक यू सो मच। आप एक अच्छी डॉक्टर के साथ साथ बहुत अच्छी इंसान भी हैं। मैं आपसे कई वर्षों से परिचित हूँ। आपने अपनी जीवन शैली में लोगों को किस तरीके से सुधार करना चाहिए और सबसे बड़ी बात आयुर्वेदिक तरीकों से किस तरीके से आप अपनी जीवन शैली में सुधार कर सकते हैं, इस पर बहुत ज्यादा वर्क करती हैं आप। स्वागत है दीपाली मैम आपका। थैंक यू सो प्लेटफॉर्म मच आपका है दीक्षिका जी। जी। या एम आई ऑडिबल? यस मैडम। और इसके अलावा या आपने सबसे ज्यादा सत्र हमारी क्लास में दिए हुए हैं, एक ही भी है। ओह वाओ, थैंक यू सो मच, दिस इज अ प्लेजर फॉर मी इवन। थैंक यू सो मच। चलिए शुरू करते हैं आज के टॉपिक हाइपरटेंशन के बारे में। आप सभी योग करते हैं, ठीक है। योग में हम सभी जानते हैं कि हमारे 7 चक्रास होते हैं। आयुर्वेद में भी 7 चक्रास का उल्लेख किया गया है, जिसको हम एनर्जी सेंटर्स बोलते हैं। सेम वे आयुर्वेद में 7 और फिजिकल स्रोत का भी, जिसको फिजिकल चैनल्स बोलते हैं, वैसे 7 स्रोत का भी वर्णन किया गया हुआ है। अब हमारे 7 चक्रास कौन से हैं? जैसे मूलधारा चक्र, हमारा रूट चक्र, वो हमें ग्राउंडिंग देख रहा है, सिक्योरिटी देता है। साथ में होता है स्वादिष्ठान चक्र, क्रिएटिविटी, रिप्रोडक्शन के लिए। मणिपुर सोलर प्लेक्सस चक्र, डाइजेशन, विल पावर के लिए, मेटाबॉलिज्म इंप्रूवमेंट के लिए। अनाहत चक्र, हार्ट चक्र, दैट इज फॉर लव एंड कंपैशन। मैं इसीलिए यहाँ पे आज चक्रों का भी वर्णन कर रही हूँ, क्योंकि जिस टॉपिक को लेके, हाइपरटेंशन को लेके हम बात करने जा रहे हैं, वो हार्ट से रिलेटेड होता है। और आप सोचिए कि एक, जितने भी हमारे मेन 7 चक्रास है, उसमें से एक मेन चक्र खुद हार्ट है। अनाहत चक्र, हार्ट चक्र। ओके, दिस इज द गिव्स अस द लव एंड द कंपैशन।
उसके बाद आता है थ्रॉट चक्र, कम्युनिकेशन। थर्ड आई अंजना चक्र, इंट्यूशन एंड इंटेलेक्चुअल। उसके बाद आता है हमारा सहस्त्रधारा क्राउन चक्र, स्पिरिचुअलिटी। ये मेन हमारे 7 चक्रास है। वैसे ही आयुर्वेद में 7 स्रोत बताए गए हैं जिसको हम फिजिकल चैनल्स कहते हैं। वो होता है रस, मतलब कि प्लाज्मा और लिम्फ। रक्त यानी कि ब्लड। मांसा यानी कि मसल्स। मेदा यानी कि फैट। अस्थि यानी कि बोन्स। मज्जा यानी कि बोन मेरोज एंड नर्वस सिस्टम्स। और लास्ट में आता है शुक्र, रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स। जो ये सेंटर्स है हमारे, जो चक्रास है, वो सोलर की सारी, जो बॉडी की सारी एनर्जीज होती है, जो ब्रह्मांड की सारी एनर्जीज होती है, उसके सेंटर्स है। हम ब्रह्मांड से, यूनिवर्स से एनर्जीज यहाँ पे रिसीव करते हैं। उसके बाद ये जितने भी फिजिकल चैनल्स आयुर्वेद में बताए गए हैं, उससे पूरी बॉडी में हमारी ये सर्क्यूलेट होती रहती है। सो अब पहले एक मेन चक्र होता है हार्ट चक्र, अनाहत चक्र। वहां पे जो भी एनर्जी आती है या जो भी मेन काम होता है, राइट, वहां से पूरी बॉडी में जो फिजिकल चैनल के थ्रू जाता है वो होता है स्रोत रस, वह स्रोतस, और रक्त वह स्रोतस। जो स्रोतस के सबसे पहले ही मेन में आता है। एक्चुअली स्त्रोतस का एक आयुर्वेदा फंडा ऐसा माना जाता है कि जहां पे ब्लॉकेज आ जाते हैं उसके बाद नेक्स्ट जितने भी स्त्रोत होते हैं उसमें आपके प्रॉब्लम आना शुरू हो जाती है। सबसे पहले अगर रस व स्त्रोतस या लिम्फेटिक नॉड्स में आपकी अगर बात करें, जैसे लिम्फेटिक नॉड्स में अगर मैं थायराइड की बात कर लेती हूँ, वो लिम्फ नॉड है, राइट। अगर वहां पे आपके ब्लॉकेज आना शुरू हो जाता है तो आपका पूरा बॉडी का हार्मोनल सिस्टम चेंज हो जाता है। आपका पूरी की बॉडी में हॉर्मोन्स इफेक्ट दिखता है, जो कि पूरी बॉडी में दिखना शुरू हो जाता है। वो आपकी अस्थि पे भी इफेक्ट करेगा, आपके बोन मेरो पे भी इफेक्ट करेगा, आपके शुक्र धातु पे भी इफेक्ट करेगा, आपके फैट पे भी इफेक्ट करेगा, राइट। सेम दूसरा उसके बाद आता है रक्त वह स्रोतस, जिसमें हम ब्लड मेन यूज करते हैं। ब्लड मतलब हीमोग्लोबिन हो गया, सेल्स हो गया। ब्लड के भी 2 पार्ट होते हैं, प्लाज्मा और ब्लड का थिक पोर्शन। तो वो रस में प्लाज्मा ऑलरेडी आ चुका है पहले। तो जब ये मेन 2 ही स्रोतस में ब्लॉकेज होता है, तब एक सबसे कॉमन देखे जाने वाली चीज होती है हमारा हाइपरटेंशन, राइट। आयुर्वेद के हिसाब से हार्ट जो है, हर एक चीज को, जैसे आप सभी को पता है कि वात पित्त और कफ में बांटा गया है। तो हार्ट के अंदर प्राण वायु और व्यान वायु होता है, अवलंबक कफ होता है, और साधक कफ होता है, जो हार्ट के अंदर पाया जाता है। 5 टाइप्स के वात होते हैं, 5 टाइप्स के कफ होते हैं, 5 टाइप्स के पित्त होते हैं। तो उसमें भी स्पेसिफिकली प्राण और व्यान वायु हो गया, उदान वायु हो गया, उदान वायु का स्थान ही हार्ट माना गया है। साधक पित्त का स्थान ही हार्ट माना गया है, और अवलंबक कफ का स्थान ही हार्ट माना गया है। ये मैं नॉर्मल, जब हम वात पित्त और कफ की बात करते हैं वहां पे बात कर रही हूँ। ये इसका वियोग हो गया है या क्या उसमें खराबी आ चुकी है, उसके बाद की बात नहीं हो रही है। ये जब हम एक नॉर्मल इंसान की बात करते हैं, हार्ट में क्या क्या होता है वहां की बात हो रही है। अब जानते हैं हाइपरटेंशन के बारे में। आप सभी को हाइपरटेंशन के नाम से सबसे पहले नाम क्या याद आता है? दूसरा नाम जिसको हम बहुत कॉमन जानते हैं, ब्लड प्रेशर, राइट। ब्लड प्रेशर क्या होता है? ब्लड का प्रेशर होना। जो हमारी आर्टरीज है, वहां पे जिस प्रेशर से ब्लड बहता है उसको हम सादी सिंपल भाषा में ब्लड प्रेशर कहते हैं। हम सभी को पता है 120/80 डॉक्टर लिख के दे देते, एक ऊपर का एक नीचे का। जो हम कॉमन लैंग्वेज में मानते हैं, पूछते हैं कि ऊपर का कितना है, नीचे का कितना है, बड़ा हुआ कौन सा है, क्यों बड़ा हुआ है। आज मैं आपको पहले, सबसे पहले ये ब्लड प्रेशर के बारे में समझाती हूँ कि ऊपर का क्या है, नीचे का क्या है। ऊपर का बोलते हैं सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर, जो नॉर्मल इंसान में 120 के करीब रहता है। नीचे का होता है डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर, जो 80 के आसपास होता है। अभी सिस्टोलिक और डायस्टोलिक क्या होता है? सिस्टोलिक होता है
जब हार्ट आपका कॉन्ट्रैक्ट करता है, दबता है, और जो ब्लड होता है वो बाहर की तरफ जाता है, वो होता है सिस्टोलिक प्रेशर। डायस्टोलिक होता है जब हार्ट के अंदर ब्लड आता है और जो हार्ट के वाल्व्स होते हैं, जो हार्ट के अंदर ब्लड का जो प्रोग्रामिंग चलता है, वो होता है डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर। अब सिस्टोलिक और डायस्टोलिक बन के बनता है एक हार्ट बीट। एक ये एक जैसे हम मैथ्स के फॉर्मूलाज होते हैं, वैसे एक फॉर्मूला है कि वन हार्ट बीट इज इक्वल टू वन सिस्टोलिक प्लस वन डायस्टोलिक इज इक्वल टू अ वन हार्ट बीट। राइट, हम जिसको हार्ट बीट भी पल्स से नापते हैं। आप सभी के घरों में ब्लड प्रेशर मशीन अब पाया जाता है, इलेक्ट्रॉनिक, बहुत कॉमन सी चीज होती है। कैसे नापते हैं आप? जब भी आप ब्लड प्रेशर मशीन लगाते हैं, और एक तो होता है आपके मशीन के ऊपर आ जाता है सिस्टोलिक और डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर। दूसरा, आपको अगर स्टेथोस्कोप भी थोड़ा सा यूज करना आता है तो आपके घर में स्टेथोस्कोप भी रखिए। जब लगा के आप यहाँ पे जो नर्व्स होती है, जो यहाँ पे हमारे जब भी ब्लड देते हैं, तो यहाँ पे मिडल ऑफ द दिस पोर्शन, यहाँ पे आप रखिए। जैसे ही वो फूलना यहाँ पे शुरू होता है, हवा भरनी शुरू होती है, आपका ब्लड सर्कुलेशन रुक जाता है 2 मिनट के लिए। जैसे ही वो डाउन होगा, ठीक है, वहां पे एक बीट की आवाज आना शुरू करेगी, दैट वाज द सिस्टोलिक। जहां पे वो फिर से बीट की आवाज आना बंद हो जाती है, पल्स की आवाज आना जो बंद हो जाती है, दैट इज डायस्टोलिक। तो आप अपने पास अपने घर पे भी ब्लड प्रेशर नाप सकते हैं। थोड़ी प्रैक्टिस की जरूरत होती है, बट मैं डेफिनेटली कहूंगी जिनको ब्लड प्रेशर रहता है, या तो उनको या उनके किसी नजदीक घर वाले को ये सीखना बहुत जरूरी है। क्योंकि अब छोटी बातों के लिए ब्लड प्रेशर नपवाने के लिए, या ब्लड प्रेशर सच में हाई हुआ है या कोई और रीजन है, ये जानने के लिए आपको तुरंत हॉस्पिटल भागने की जरूरत नहीं है। जैसे सभी के घरों में डायबिटीज नापने के लिए स्टिक होती है, डायबिटीज मशीन होते हैं, वैसे सभी के घर में आजकल बीपी इंस्ट्रूमेंट भी रहते ही है। और उसमें थोड़ा सा वेरिएशन भी रहता है, ये भी कंफर्म है। तो ये आपको, आप रेगुलर अगर उसको मेजर करते रहते हैं तो आपको पता चल जाता है। राइट। अब हाइपरटेंशन को हम दो स्टेज में मेनली बांटते हैं। एक होता है प्राइमरी और दूसरा होता है सेकेंडरी। नॉर्मल जो प्रेशर होता है वो होता है 120/80। अब उससे ज्यादा 130/90 जाता है तो उसको हम प्राइमरी बोलते हैं। और सेकेंडरी में होता है 140 से ऊपर जाना, या फिर जो डायस्टोलिक है वो 90 से अबाव जाना। तो ये दो टाइप के हाइपरटेंशन जब आपको मेडिसिन शुरू करनी होती है, तब हम उसको पहले रेगुलेट करते हैं, मेजर करते हैं। कोई भी डॉक्टर जब आपको ब्लड प्रेशर की दवाई शुरू करते हैं तो सडनली एक बार ब्लड प्रेशर हाई आया है करके दवाई नहीं शुरू कर देता है। कम से कम एक हफ्ता डिफरेंट डिफरेंट टाइम पे आपका ब्लड प्रेशर नापा जाता है। बिकॉज ये ब्लड प्रेशर टेम्पररी है या कोई कारण की वजह से है आपकी बॉडी में, वो रूल आउट करना सबसे पहले जरूरी होता है। अब इसके कॉजेस क्या होते हैं, ब्लड प्रेशर क्यों होता है? सबसे पहले तो हमारी लाइफस्टाइल, एंजाइटी, स्ट्रेस, जेनेटिक भी हो सकता है, स्मोकिंग, ओबेसिटी, अल्कोहल, समटाइम्स ड्यूरिंग प्रेगनेंसी होता है, पोल्यूशन की वजह से होता है, लंग्स पे जब प्रेशर ज्यादा आता है तब होता है। बिकॉज हार्ट कहाँ पे है? लंग्स के अंदर, कैविटी के अंदर कवर्ड करके है। जब पोल्यूशन की वजह से लंग्स पे हम प्रेशर ज्यादा करेंगे, हार्ट का कॉन्ट्रैक्शन और डायलेशन में इफेक्ट आएगा, तो वहां पे भी प्रेशर हो सकता है। प्रेशर मतलब प्रेशर, आप पानी की पाइप है, हमारी सारी आर्टरीज है, वो पानी की पाइप ले लीजिए, और नल जो है मेन, जहां से हमारा मेन पाइप लगा हुआ है, उसको हार्ट काउंट कर लीजिए। अब आप पाइप के किसी भी पॉइंट को दबाएंगे, पाइप में कोई भी चीज आ जाएगी, उसमें अड़चन आ जाएगी, तब भी वो नल से भी वो डैमेज हो सकता है, पाइप निकल सकता है, या तो पाइप वहां से भी फट सकता है। लाइक वैसे ही जैसे अगर आर्टरीज में अगर कोई कोई कोलेस्ट्रॉल हो गया, हाई कोलेस्ट्रॉल हो गया, उसकी वजह से आपके ही ब्लड सेल्स एक जगह पे नेक्रोसिस होके, मर के मृत होके वहां पे चिपक जाते हैं, तो हो जाता है थ्रोम्बोसिस, कहते हैं हम उसको। तो थ्रोम्बोसिस की वजह से भी प्रेशर बन जाता है।
तो जहां पे फिर वो सीएडी में जाता है, कोरोनरी हार्ट अटैक डिसीज में जाता है, बाईपास में जाता है, ये सब कुछ आगे की प्रोसेस होती है। सबसे पहले होता है प्रेशर। जिनको भी कोलेस्ट्रॉल है, काफी लोगों को होता है कि कोलेस्टेरॉल होता है पर प्रेशर नहीं होता है। तो इसका मतलब क्या होता है? आपका जो ब्लड है वो थिक है, बट आपकी वेन्स अभी उतनी डायलेटेड है कि वो प्रेशर को झेल पा रही है। राइट। पाइप का नाप हर एक का अलग अलग होता है। तो जब पानी हम शुरू करते हैं तो कितना प्रेशर कौन सा पाइप झेलेगा वो भी तो जरूरी होता है। अगर गार्डनिंग में हम पानी डाल रहे हैं तो उसके लिए हम पाइप अलग लेते हैं। अगर हम वाटर कूलर में पानी भरने के लिए पाइप लगा रहे हैं तो उसका पाइप का साइज अलग होता है। तो जो उसका एरिया होता है, डायमीटर होता है, वैसे ही सबकी वेसल्स जो है, सबकी आर्टरीज वेन्स है, सबका भी अलग अलग होता है। तो काफी लोग ऐसे होते हैं जिनको कोलेस्ट्रॉल की बीमारी होती है पर ब्लड प्रेशर नहीं रहता है। काफी लोग होते हैं जिनको दोनों की होती है बीमारी। बट ये डेफिनेटली है, जिनको भी कोलेस्ट्रॉल रहता है उनको हाइपरटेंशन का एक साइड इफेक्ट का, अगर नहीं है तो बहुत अच्छी बात है, पर एक साइड इफेक्ट का लेके आपको ध्यान हमेशा ही रखना चाहिए। ये हो गए उसके कॉजेस कि हाइपरटेंशन क्यों होता है। स्मोकिंग करने से, सेम पैसिव स्मोकिंग से भी लंग्स जब दबते हैं तो हाइपरटेंशन होता है। ओबेसिटी, वजन, फैट, मसल्स, हार्ट क्या है? मसल से बना हुआ है, उसके अगर फैट पोर्शन ज्यादा हो जाता है, लेडीज में ब्रेस्ट का होता है मसल्स का ही पोर्शन, अगर आप ओबेज हो, फैट आपका बढ़ रहा है, उस पे ऊपर से प्रेशर पड़ रहा है, तो भी हाँ ब्लड प्रेशर हो सकता है। प्रेगनेंसी में क्यों होता है? प्रेगनेंसी में समटाइम्स हाई ब्लड प्रेशर, जब भी ब्लड सर्कुलेशन होता है, बच्चे का भी बच्चा भी वो खाना खाता है, प्लेसेंटा होती है, आपका ब्लड सर्कुलेशन बढ़ जाता है, ब्लड फ्लो बढ़ जाता है। राइट। सर्कुलेशन ही पूरा ब्लड का बढ़ जाता है, आपकी बॉडी में ब्लड बढ़ जाता है। इसलिए हो सकता है, वो टेम्पररी रह सकता है। अल्कोहल की वजह से हो सकता है। जेनेटिक सबसे ज्यादा पाया जाता है कि अगर घर में किसी को होता है तो वो होता है क्योंकि आपके क्रोमोसोम्स में ही वो पोर्शन वीक है। अब आते हैं उसके सिम्टम्स में। जैसे मैंने शुरुआत में ही बताया, आधी रात को होता है। क्यों होता है आधी रात को, स्पेशली विंटर्स में? क्योंकि ठंड होती है। ठंड में हमारा कोई भी बॉडी पोर्शन कॉन्ट्रैक्ट करता है, दबता है। आपको भी पता है कि अगर हमारे घर पे सूजन आ जाती है कहीं पे तो हम गर्म ठंडे पानी का सेक करते हैं। राइट। तो जब ठंड के मौसम में आधी रात को हम सोते हैं, हमारी नींद कच्ची होती है, हमारी बॉडी में कॉन्ट्रेक्शन बढ़ता है, सारे बॉडी के इंटरनल ऑर्गन्स भी थोड़े सिकुड़ना शुरू करते हैं, तब वो प्रेशर बढ़ जाता है। इसी वजह से अर्ली मॉर्निंग में हार्ट अटैक ज्यादा आते हैं। आपने कभी काफी लोगों को सुना होगा कि रात तक ठीक थे, सुबह सुबह ही कुछ हो गया, या अर्ली मॉर्निंग 4 o'clock 5 o'clock चेस्ट पेन हुआ और हमें हॉस्पिटल लेके भागना पड़ा। इसका रीजन यही होता है, आपका जो वैसो डायलेशन होता है, वैसो कॉन्ट्रैक्शन होता है, उसमें चेंजेस आते हैं। तभी कश्मीर के लोग जो चिमनी पहनते हैं वो गले तक, हार्ट तक पहनते हैं। राइट। क्यों हाथ में और पाँव के अंदर नहीं बांधते हैं? जब कश्मीर में इतनी ठंड होती है तो जो गले में पहन के जाते हैं अंदर पूरा, वो हार्ट तक, उनका पेट तक का रहता है, ताकि वो पोर्शन जो हमारे इंटरनल ऑर्गन्स मेन है, लंग्स हो गया, हार्ट हो गया, इंटेस्टाइन हो गया, वो गर्म रहे, और जो सिकुड़न बिकॉज ऑफ ठंड वो कम रहे। अब उसमें सिम्टम्स क्या हो सकते हैं? आपको हेडेक हो सकता है, शोल्डर्स में पेन होना शुरू होता है, ये स्टार्टिंग के सिम्टम्स है जब आपको पहली पहली बार ब्लड प्रेशर होना शुरू होता है। आपके ब्लड प्रेशर में कोई चेंजेस आना शुरू होता है। नॉर्मली आपका प्रेशर 130/90 रहता है, आप मेडिसिन भी लेते हैं, ठीक है। पर ठंड के मौसम में, या आपको स्ट्रेस हो गया, आपको किसी बात की सडनली चिंता हो गई, किसी का फोन आया और आपका थोड़ा सा मेंटल स्टेटस थोड़ा सा डाइवर्ट हो गया, और आपको शॉक लग गया किसी चीज का, तब होता है। तब आपको क्या सिम्टम्स, लेकिन सडनली आपका हेडेक होना शुरू हो जाएगा, दोनों ये शोल्डर, बैक शोल्डर्स की तरफ पेन होना शुरू हो जाएगा, आपको अनइजीनेस लगेगा, आपको चक्कर आना शुरू हो जाएंगे, आपका विजन जो है वो थोड़ा सा ब्लर हो जाएगा, सडनली आपकी आंखों के आगे जैसे अंधेरा छा गया हम बोलते हैं, वैसा होना शुरू हो जाता है। वॉमिटिंग सेंसेशन, या कई लोगों को वॉमिट भी होना शुरू हो जाता है। तो ये उसके सिम्टम्स होते हैं जब भी प्रेशर में अप या डाउन होता है।
ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ अप में ही होता है, अगर आपका बीपी लो भी हो रहा है तभी भी ऐसे ही सिम्टम्स पाए जाते हैं। तो आपकी बॉडी का टेंडेंसी क्या रहता है, हाई ब्लड प्रेशर की तरफ या लो ब्लड प्रेशर की तरफ? ये हमेशा आफ्टर एज ऑफ 30, नाउ आई कैन से, पहले ये होता था कि 40s या 50s में हम बोलते थे कि ये मानना होता है, बट अब इवन इफ योर किड्स आर वर्किंग, ऑफिस जाते हैं, 25 साल 30 साल के, उनका भी हफ्ते में एक बार ब्लड प्रेशर रेगुलर चेक करना चाहिए, क्योंकि उनको हमसे भी ज्यादा स्ट्रेस रहता है, राइट? तो उनका, जो हम यंगस्टर अभी बोल रहे हैं कि यंगस्टर की डेथ हो रही है, ये हो रहा है, बिकॉज दे आर नॉट एक्सप्रेसिंग और समथिंग, वॉट एवर द रीजन, बट उनका उनपे ज्यादा हेल्थ इफेक्ट हो रहा है। तो उनका भी प्रेशर आपको एवरी वीक एटलीस्ट घर में सबका आपको मेजर करना चाहिए। ये हो गया टेंशन, हाइपरटेंशन के सिम्टम्स। अगर आपको ये सब कुछ होता है, आप तुरंत पहले तो अपना ब्लड प्रेशर चेक करेंगे कि कहाँ पे बढ़ रहा है। अब दूसरी बात आते हैं कि सिस्टोलिक बढ़ रहा है या डायस्टोलिक बढ़ रहा है। मैंने आपको दोनों समझाया, ऊपर वाला होता है वो सिस्टोलिक बोलते हैं, जो नीचे वाला होता है डायस्टोलिक होता है। अगर सिर्फ ऊपर वाला ही बढ़ रहा है, 120 की जगह पे 140, 160, 180, 190 हो रहा है, पर नीचे का 80 और 90 के बीच में आपका सेटल रहता है, तो बहुत ज्यादा चिंता करने की बात नहीं रहती है, तुरंत डॉक्टर के पास दौड़ने की बात नहीं रहती है। ये सारा टेम्पररी बेस पे ज्यादा देखा गया है। जब आपको सडनली एंजाइटी होती है, सडनली स्ट्रेस फील होता है, या आप एक्सरसाइज करके आते हो, या आप सीढ़ियां जोर से चढ़ते हो, आप जोर से गुस्सा करते हो, बोलते हो, इवन आप गुस्सा नहीं भी कर पाते और अंदर से गुस्सा हो रहे हो, आप, कई बार होता है बॉस के सामने नहीं बोल सकते पर अंदर से आपको बहुत गुस्सा आ रहा है, तब आप देखिए, राइट, तब आपका ये सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर है तो वो हाई जाएगा, तब डायस्टोलिक हाई नहीं जाएगा। लेकिन डायस्टोलिक जो होता है ब्लड प्रेशर, वो हार्ट के अंदर का काम होता है। तो जब हार्ट के अंदर कुछ प्रॉब्लम हो रही है, सच में ही हार्ट के अंदर का कोई इश्यू बढ़ रहा है, प्रेशर बढ़ रहा है, ब्लड से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम बढ़ रहा है, तो नीचे का ब्लड प्रेशर हाई जाएगा। अगर नीचे का ब्लड प्रेशर 100 से ऊपर जाता है, आप किसी की वेट नहीं करेंगे, गले मुंह के नीचे सॉर्बिटेट करके टैबलेट आती है, वो टंग के नीचे रखते हैं, जिससे हमारा खून थोड़ा सा पतला हो जाता है, हार्ट अटैक के चांसेस कम हो जाता है। वो सॉर्बिटेट रख के सीधा डॉक्टर के पास जाएंगे। अगर नीचे का 100 के ऊपर गया तो आप 90 100 तक थोड़ा सा ध्यान दे सकते हैं, वेट कर सकते हैं सॉर्बिटेड लेके, बट उसके बाद अगर नीचे ऊपर का जाता है, इट्स ओके, नो इश्यू, कोई भागने की जरूरत नहीं है। पर नीचे का अगर 90 और 100 के ऊपर, जैसे ही 100 के ऊपर क्रॉस करता है, आपको सीधा डॉक्टर के पास जाना चाहिए। अब आते हैं क्यों होता है ऊपर का। कई बार हम जो सॉल्टी खाना भी ज्यादा खाते हैं उसकी वजह से भी बढ़ जाता है। नीचे का क्यों बढ़ता है? नीचे का भी, जिस दिन आप खाने में मीट ज्यादा लेते हैं, रेड मीट ज्यादा लेते हैं, अल्कोहलिज्म ज्यादा करते हैं, गुस्सा ज्यादा करते हैं, क्योंकि आयुर्वेद में तो मानसिक रोग भी बताया गया है कि सत्व रजस तमस। तो जब आपका तम पोर्शन बढ़ जाता है, बॉडी में हीट पोर्शन बढ़ जाता है, तब भी ये नीचे का जो डायस्टोलिक प्रेशर होता है वो भी बढ़ता है। तभी मैंने बोला कि 80 और 90 तक रख सकते हैं आप, 100 के ऊपर जैसे ही क्रॉस करने की लिमिट में आता है, आपको सीधा डॉक्टर के पास जाना चाहिए। दूसरा, जैसे ही ये ठंड का मौसम है, आपको आधी रात को सडनली उठ के ऐसा लग रहा है कि हाँ आपका प्रेशर बढ़ रहा है, पहले तो प्रेशर नापिए। अगर आप जब तक सीख रहे हैं, ठंड का मौसम चला जाएगा, प्रेशर बढ़ना नापना सीख रहे हैं, आप एस्पिरिन की गोली अपने पास रख सकते हैं, जिसको हम बहुत कॉमनली भाषा में डिस्प्रिन बोलते हैं। डिस्प्रिन 150 mg की आती है, 300 mg की आती है। आप बहुत माइनर डोज 150 mg का घर में अपने पास रखिए, वो ले लीजिए एक बार। वो क्या काम करती है, वो गोली जो होती है वो ब्लड को, खून को पतला करने का काम करती है। तो आपका प्रेशर जिस भी वजह से बढ़ रहा है, चाहे वो हार्ट की कॉन्ट्रैक्शन की वजह से बढ़ रहा है, या ब्लड का ठीक होना, क्योंकि ठंड में ब्लड भी ठीक हो जाता है, ब्लड में सेल्स है, पानी है। अब जब घर में रखा हुआ पानी, फ्रिज में रखा हुआ पानी भी ठीक हो जाता है, या बर्फ जमने की नजदीक हो जाता है, तो इस बारे में जो ब्लड भी है वो भी ठीक हो जाता है। तो हम ये जो सॉर्बिटेड या एस्पिरिन में बता रही हूँ, ये सिर्फ एक
जब तक आप घर से हॉस्पिटल जाते हैं तब तक आपको कुछ ना हो जाए, उसका तरीका है। ये दवाई आपका परमानेंट इलाज नहीं है। पर आप जब तक घर से हॉस्पिटल तक जाते हो चेस्ट पेन की कंप्लेन लेके, और वहां जाके आपको ट्रीटमेंट मिलती है, कम से कम वो 1 डेढ़ घंटे का जो समय होता है, जब आप एस्पिरिन लेते हो तो आपका ब्लड थोड़ा सा पतला हो जाता है, तो वो प्रेशर कम हो जाता है। राइट। जैसे ही अगर पानी की पाइप की मैंने एग्जांपल दिया आपको, पानी की पाइप में अगर पतला वाला पानी होगा तो वो प्रेशर कम बनाएगा। तो वैसे ही ये जो मेडिसिन है ये प्रेशर उस टाइम तक टेम्पररी कम करने का काम करती है। दूसरा, कितनी भी हाइपरटेंसिव, अगर आप रेगुलर हाइपरटेंशन की दवाई ले रहे हो और बाकी आप सारी तरह से स्वस्थ हो, आपको ब्लड डोनेट करना चाहिए। ब्लड डोनेशन आपका भी भला करेगा और किसी और का भी भला करेगा। आपका जो प्रेशर है उसमें से हमने थोड़ा सा पानी निकाल लिया है। राइट। जो भी पाइप में भर रहा है हमारी पूरी बॉडी में, मैंने जो रक्त वह स्रोत आपको बताया, आपकी एक अमाउंट है, आपकी बॉडी में ब्लड का एक अमाउंट है, आपकी बॉडी में फिर से बन जाएगा। बट अगर आप बाकी सभी तरीके से स्वस्थ है, आपका हीमोग्लोबिन नॉर्मल है, आपकी एज अप्रोप्रिएट है, आपको डेफिनेटली रक्तदान करना चाहिए। उससे आपका प्रेशर कंट्रोल में रहेगा, आपका प्रेशर बहुत फ्लक्चुएट नहीं होगा। नहीं तो आगे चल के इसके कॉम्प्लिकेशंस क्या हो सकते हैं। प्रेशर हमें लगता है बहुत माइनर चीज है, पर अगर मैं किसी भी चीज को प्रेशर करती रहूं करती रहूं करती रहूं, पानी में पाइप में डालती रहूं डालती रहूं डालती रहूं, तो या तो पानी की पाइप में एक तो होता है कि मैंने जैसे बोला थ्रोम्बोसिस, कुछ भी कचरा आ सकता है, उसकी वजह से पानी की पाइप है वो जो जल जम जाती है, वो होता है। वैसे ही हमारे आर्टरीज में ब्लड के अंदर जो हमारा कचरा होता है उसके साथ हम हमारा थ्रोम्बोसिस हो सकता है। वहां पे हमारा कोरोनरी हार्टरी डिसीज हो सकता है, हम बाईपास के लिए जाते हैं तब बोलते हैं कि यहाँ पे इतना ब्लॉकेज है, यहाँ पे इतना ब्लॉकेज है, उसकी वजह से प्रेशर बढ़ जाता है। दूसरा, आपका ब्लड ठीक हो जाता है कोलेस्ट्रॉल की वजह से, तो पूरे ऑल ओवर बॉडी में उसका प्रेशर बढ़ जाता है। तीसरा, जब भी प्रेशर बढ़ता है आपके जो किडनीज होती है उस पर भी इफेक्ट होना शुरू हो जाता है, क्योंकि वहां पे किडनी क्या काम करती है, फिल्टरेशन का काम करती है, यूरिन वाला पोर्शन अलग करती है। रस वह स्त्रोतस और रक्तवह स्त्रोतस, तो जो लिक्विड पोर्शन है कचरा निकालने का वो वहां पे करते हैं। ब्लड में भी कचरा तो है ही, ऑफकोर्स ब्लड जो बनता है उसमें कचरा है डिऑक्सीजनेटेड ब्लड में, तो किडनी पे भी प्रेशर बढ़ता है। इसीलिए आपको फेस पे सूजन आना शुरू हो जाती है, आंखों के नीचे सूजन आना शुरू हो जाती है। तो क्यों होती है? क्योंकि वो किडनी पे इफेक्ट कर रहा है। तो जब भी सिर्फ आपको ब्लड प्रेशर है और कोई बीमारी नहीं है, शुगर नहीं है, थायराइड नहीं है, इडीमा नहीं है, और कोई रोग नहीं है, सिर्फ कोलेस्ट्रॉल या ब्लड प्रेशर की बीमारी है, और जब आपके आंखों के नीचे पफीनेस आना शुरू हो जाती है, फेस पे सूजन आना शुरू हो जाती है, तो डेफिनेटली आपको किडनी का रिपोर्ट करवाना चाहिए, ताकि अब किडनी पे इफेक्ट होना शुरू हो गया है बिकॉज ऑफ द हाइपरटेंशन। हम मेडिसिन कौन सी लेते हैं हाइपरटेंशन में? सबसे पहले डायूरेटिक्स देते हैं। आप सभी का सबसे कॉमन प्यारा चहीता नाम लेसिक्स। लेसिक्स ले लिया, पानी कम हो गया, वजन कम हो गया, और हमें हल्का फील होता है। बहुत सारे लोग हमारा इंडिया में इतने ओवर द काउंटर मेडिसिन मिलते हैं, लेसिक्स आराम से लेते हैं, कुछ नहीं होता है, बट डेफिनेटली होता है। लेसिक्स से डेफिनेटली पानी कम होता है, इडिमा कम होता है, डाइयूरेटिक है, अच्छी दवाई है, लेकिन वो किडनी पे इफेक्ट करती है। तो प्लीज, विदाउट डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन आप अपनी दवाइयां मत शुरू कीजिए। मेरा फ्रेंड ले रहा है, उसको अच्छा हुआ, डेफिनेटली उसको अच्छा हुआ, आपको भी होगा। बट आपको जरूरत है, कितने डोज में जरूरत है, कब कब जरूरत है, कैसे किस डोज में ऑल्टरनेट डे लेने की जरूरत है या एवरी वीक लेने की जरूरत है, ये प्लीज अपने डॉक्टर को डिसाइड करने दीजिए। दूसरा होता है कैल्शियम चैनल ब्लॉकर, बीटा ब्लॉकर्स, जो हमारे प्रेशर को कम करता है। कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स, जैसे वही बोला कि कुछ डर्ट्स आ जाता है, कचरा आ जाता है, तो कैल्शियम बनना बॉडी में, आर्टरीज में, वेन्स में शुरू हो जाता है, तो उसके लिए कैल्शियम ब्लॉकर्स देते हैं, चैनल ब्लॉकर्स देते हैं। बीटा ब्लॉकर्स ब्लड को पतला करता है, उसके लिए देते हैं। एसी इनहिबिटर्स टैबलेट्स जो देते हैं वो एंजाइम्स होते हैं, वो ब्लड को सपोर्ट करते हैं पतला रखने में, उसके लिए
ये हो गई एलोपैथी मेडिसिन। आयुर्वेद में हाइपरटेंशन की सबसे बेस्ट दवाई होती है सर्पगंधा। सर्पगंधा वटी करके एक दवाई आती है, वो सबसे अच्छी दवाई मानी गई है आयुर्वेद के हिसाब से। अगर आपको ब्लड प्रेशर है, इवन माइनर है, और आपने अभी तक हाइपरटेंशन की कोई एलोपैथी मेडिसिन नहीं शुरू की है, तो आप डेफिनेटली सर्पगंधावटी शुरू कर सकते हैं, एक टैबलेट बिफोर मॉर्निंग में 10 o'clock, जो भी हम हमारा हाइपरटेंशन का डोज रहता है, राइट। क्योंकि ये दवा इतनी इफेक्टिव है कि सडनली आपका बीपी ड्रॉप होता है। तो आपको थोड़ा सा, जब भी ये दवाई लेना शुरू करते हैं, आपको एक हफ्ता, जैसे भी हम जैसे डायबिटीज में भी हम दवाई लेना शुरू करते हैं या डायबिटीज की दवाई चेंज करते हैं, तो डॉक्टर आपको बताते हैं कि एक हफ्ता थोड़ा सा ध्यान रखना कि आपका शुगर लो हो रहा है या हाई हो रहा है। वैसे ही अगर आप सर्पगंधावटी लेना शुरू करते हैं प्राइमरी हाइपरटेंशन में, तो आप अपना ब्लड प्रेशर रेगुलर चेक करवाते रहेंगे, ताकि इससे ब्लड प्रेशर सडनली लो ना हो जाए। क्योंकि सिम्टम्स आपको दोनों में सेम ही दिखेंगे, अगर लो हो रहा है तो भी वही सिम्टम्स दिखेंगे, अगर हाई हो रहा है तो भी वही सिम्टम्स दिखेंगे। तो इसका सिर्फ एक ही तरीका है कि उसको मेजर करो। तो ये एक हो गए आयुर्वेद मेडिसिन सर्पगंधावटी। उसके साथ आती है प्रवाल पिस्ची, मुक्तावती, अर्जुन। अगर जिनको ब्लड प्रेशर और कोलेस्ट्रॉल दोनों की बीमारी है, वो अर्जुन आसव ले सकते हैं। अर्जुन और सर्पगंधावती का अर्जुनादिवटी आती है, वो ले सकते हैं। जटामासी, ये सारे आयुर्वेद के हर्ब्स है। अश्वगंधा स्ट्रेस रिलेटेड होता है। अगर मैं कैल्शियम चैनल ब्लॉकर आयुर्वेद के हिसाब से बताऊं, तो वो है गार्लिक। गार्लिक जो काम कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स मेडिसिन करती है, वही काम गार्लिक करता है। ले सकते हैं। गार्लिक का पाउडर भी आता है उसमें, उसको आप कैप्सूल में बना के ले सकते हैं। बीटा ब्लॉकर की अगर मैं बात करूं, जो आप बीटा ब्लॉकर एटेनॉल या ऐसी जो दवाइयां लेते हैं, उसकी जगह आयुर्वेदिक दवाई पे ट्रांसफर होना है, तो आप जिंजर ले सकते हैं। जिंजर की, हम सबको पता है सूंठ आता है, सूंठी पाउडर आता है, सब कुछ आता है, तो सेम आप वैसे फॉर्म में ले सकते हैं। स्ट्रेस और एंजाइटी की वजह से जो आपका ब्लड प्रेशर बनता है, और जिनको भी आधी रात में नींद उड़ जाती है, सडनली ऐसे बैठ जाते हैं उठ के, और आपको रात को 10 बजे आराम से सो जाते हैं, पर 2 या 3 बजे के बाद एकदम से आपकी नींद उड़ जाती है और आपको चेस्ट में पेन होना शुरू हो जाता है, घबराहट होना शुरू होती है, पैल्पिटेशन होना शुरू हो जाता है। वो रात को सोने से पहले 2 गोली अश्वगंधा की लेके सो सकता है। वो स्ट्रेस रिलेशन में आपका काम, मतलब स्ट्रेस बस्टर जो होता है आपका, उसको कम करता है। अगर डायूरेटिक्स लेना है, अगर आपकी बॉडी में आपको लगता है कि डायूरेटिक्स की तरफ आपकी बॉडी में जाने की जरूरत है, तो आप एलोपैथी मेडिसिन की जगह पे आयुर्वेद में गूगल बताया गया है और पुनर्नवादी वटी बोल बताया गया है, वो आप ले सकते हैं। तो ये मैं आपको एक ऑप्शन बता रहे, कम करके इसको शुरू कर सकते हैं। पर ये एक थोड़ा सा रिस्की फेज होता है, ये आपको किसी के अंडर ऑब्जर्वेशन में डॉक्टर के करेंगे तो वो ज्यादा बेटर रहता है। या फिर आप आयुर्वेदिक दवाई शुरू कीजिए, उसके साथ साथ कोई भी आयुर्वेदिक डॉक्टर सडनली आपकी एलोपैथी दवाइयां बंद नहीं करता है, वो धीरे धीरे ये शुरू करके हो बंद करवाता है, क्योंकि उसके साइड इफेक्ट ज्यादा दिखे गए हैं। ओके, तो ये हो गया हमारा मेडिसिनल पार्ट कि हाइपरटेंशन में हम क्या कर सकते हैं। अब आते हैं हमारे डेली खाने पे, जो हमारे लिए बहुत सिंपल है, हम आराम से फॉलो कर सकते हैं। हमें किसी डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं है, हमारे पास हमारे कंट्रोल में है कि हम कैसे करेंगे। अच्छा, आप सब पहले अनम्यूट करके मुझे एक चीज बताइए, सिंगाड़ा कौन से सीजन में आता है? जिसको भी पता है अनम्यूट करके बोले, सिंगाड़ा कौन से सीजन में आता है? बरसात में। बरसात सर्दियों में में। जब जब सर्दियों की जब शुरुआत होती है सर्दियों उस में। समय बरसात में लगता सिंगाड़ा है, आता है। सर्दियों में आता है। सर्दियों के बरसात, स्टार्टिंग में। राइट। सर्दियों के स्टार्टिंग में सिंगाड़ा आता है, बरसात में नहीं आता है। बरसात जाने के बाद जैसे ही सर्दियां धीरे धीरे शुरू होती है, स्पेशली
जितने भी बिहार से यहाँ पे अगर शायद कोई लोग हैं उनको पता होगा कि छठ पूजा में वो सिंगाड़ा अवश्य रखते हैं, चाहे मिले या ना मिले, ढूंढ ढांड के भी लाके रखते हैं वो छठ की पूजा में। क्यों? मैं हमेशा बोलती हूँ कि हमारे जितने भी त्योहार है, जितना भी हमारा खाना है, हमारे संस्कृति में, हमारे आयुर्वेद में बहुत ऐसे अच्छे से पिरोया गया है कि हमारी बॉडी में हेल्प करता है। सिंगाड़िया लो सोडियम होता है और हाई पोटेशियम होता है। वो हार्ट के लिए सबसे बेस्ट होता है, राइट। जैसे हम सभी जानते हैं कि डायबिटीज के लिए जामुन, सबको पता है कि जामुन का पाउडर, जामुन के पापड़, जामुन ये जामुन वो जामुन, अरे जामुन नहीं, जामुन का जो बीज होता है उसका पाउडर इंपॉर्टेंट है। सेम यहाँ पे सिंगाड़े का आटा नहीं इंपॉर्टेंट है, सिंगाड़ा इंपॉर्टेंट है। तो जब भी सर्दियां आती है, बहुत थोड़े टाइम के लिए सिंघाड़े की सीजन आती है, लेकिन जिनको भी ये प्रॉब्लम है कोलेस्ट्रॉल की या हाइपरटेंशन की, उनको आराम से भर भर के सिंगाड़ा खानी चाहिए। चाहे आप रॉ फॉर्म में खाइए, चाहे आप उसको थोड़ा सा बॉईल करके खाइए। पर बॉईल करने में हम क्या करते हैं, वही अपना इंडियन तड़का नमक डालते हैं, जैसे हम पिज्जा में करते हैं। इटालियन पिज्जा कहाँ का कहाँ छोड़ के अपना देसी वर्जन कुछ ना कुछ ढूंढ ही लेते हैं। तो यहाँ पे भी ये काम नहीं करना है। सिर्फ रॉ सिंघाड़ा खाइए या फिर उसको सिर्फ प्लेन बॉईल करके खाइए। ओके। सिंघाड़ा सबसे अच्छा माना गया है हार्ट के लिए। सिंघाड़े का शेप हार्ट के शेप की तरह होता है। मैं हमेशा बोलती हूँ, जैसे दिमाग अगर मजबूत करना है, वॉलनट खाइए, उसका शेप, उसका जो बनाया हुआ आकृति है वो होता है। हमारी आंखें बादाम की तरह होती है, राइट। अब देखो कोई भी फ्रूट उठा के देखो, एप्पल, हार्ट के लिए एप्पल अच्छा बोला गया, आप सभी को पता है। एप्पल का शेप देखो आप, एप्पल का कलर देखो आप। स्ट्रॉबेरीज, स्ट्रॉबेरीज का शेप देखो आप, स्ट्रॉबेरी का कलर देखो आप, राइट। तो हमारी प्रकृति ने ये सारी जो चीजें है ना, बहुत अच्छे से इतनी कॉमनली बताई गई है, या इतनी अच्छे से किया है ना, कभी कभी मुझे लगता है कि मतलब क्या सोच के बनाया होगा भगवान ने ये सारी चीजें। स्ट्रॉबेरीज भी देखो, अब विंटर में ही आती है, समर में ढूंढने जाओ नहीं मिलती है। क्यों? एप्पल्स क्यों विंटर में आते हैं, सिंगाड़ा क्यों विंटर के स्टार्टिंग में आता है? क्योंकि ये सारे हमारे हार्ट के लिए हेल्दी है। अच्छा, हार्ट अटैक आता है आधी रात को, बेचैनी होती है रात को, बट एप्पल कभी रात को नहीं खाते हैं, सुबह ही खाते हैं। क्योंकि वो पूरी बॉडी में डाइजेस्ट होके आपके ब्लड में 24 आवर्स में मिल जाता है, घुल जाता है। आप जब अगर रात को 8 बजे एप्पल खाना खाने के बाद खाते हो, वो कब डाइजेस्ट होगा, उसका कब ब्लड में उसका मिक्सिंग होगा, उसकी जो गुण है, उसके जो फायदे होने चाहिए, वो कब आपकी बॉडी को मिलेगी? नेक्स्ट डे रात को 8 बजे। और फिर हम बोलते हैं कि अर्ली मॉर्निंग में मुझे चेस्ट में प्रॉब्लम होता है। मॉर्निंग में एप्पल खाइए, आपको अर्ली नेक्स्ट डे अर्ली मॉर्निंग तक का उसका उसका जो एक्सट्रैक्ट आपकी बॉडी में जाना चाहिए वो जा चुका है, तो वो आपको फायदा करेगा। तो खाने का टाइमिंग भी उतना ही इंपॉर्टेंट रखता है, राइट। वेजिटेबल्स, बीन्स, जितने भी टाइम की फलियां आती हैं, सारी अच्छी होती है हाइपरटेंशन के लिए। क्यों? अगेन, फलियों के जो बीज होते हैं उसका शेप देख लो आप, अगेन हार्ट्स के टाइप होता है। फलियों के अंदर जो रेसे होते हैं, वो हार्ट के अंदर से जैसे ही हमारी तंत्रिकाएं निकलती है, आर्टरीज और वेन्स निकलती है, वैसे काम करती है। तो जितने भी तरह की फलियां आती है विंटर्स में, चाहे वो बीन्स ले लो, फली ले लो, बड़ी वाली ले लो, छोटी वाली, कोई भी, जिस 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 प्रदेश में आप रह रहे हो उस प्रदेश की फलियां, सारी टाइप की फलियां खाओ। फ्रूट्स में मैंने बताया स्ट्रॉबेरी, सिंघाड़ा, एप्पल, डिफरेंट काइंड्स ऑफ ग्रेन्स हम खाते हैं विंटर्स में। उसी का रीजन होता है। बाजरा गर्म होता है, वो ब्लड को पतला करता है। ज्वार होता है वो भी गर्म होता है, मक्का होता है वो भी गर्म होता है। ये सारा जो होता है, ये क्या करता है, ब्लड को पतला करता है। बट यहाँ पे एक चीज मैं मेंशन करती हूँ कि लोग हमेशा क्या करते हैं,
कि ये जो जितने भी मल्टीग्रेन आटे के चक्कर में हमारा जो रेगुलर फूड है ना, उसको स्टेपल जो हमारे रेगुलर है, जैसे राइस है या गेहूं है, उसको हम बॉयकॉट कर देते हैं। हम सिर्फ वही खाना खाते हैं, वो मत कीजिए। हमारे शास्त्रों में हमेशा ही एकादशी एक ही क्यों आती है, हफ्ते महीने में दो ही क्यों आती है, दो ही बार क्यों फास्ट करने को बोलते हैं? ऐसे क्यों बोलते हैं कि हफ्ते में एक ही दिन फास्ट रखो, चाहे वो मंडे का रखो चाहे वो थर्सडे का रखो? क्योंकि आपकी बॉडी का जो सप्लीमेंट आपकी बॉडी को चाहिए बाहर से एक्स्ट्रा सपोर्टिव, जो सिंगाड़े के आटे में होता है, जो कुट्टू के आटे में आता है, जैसे आयरन बहुत अच्छा होता है कुट्टू के आटे में, वो उतना ही चाहिए। आप डेली के रेगुलर फूड को उससे बिल्कुल ट्रांसफर मत कर दीजिए कि मैं रोटी की जगह रोज ही कुट्टू का आटा खाती हूँ। वो फिर आपकी बॉडी में हैबिचुएट हो जाएगा, वो आपकी बॉडी में इफेक्ट नहीं करेगा, वो एक्स्ट्रा बनेगा, अपनी बॉडी से फ्लश आउट हो जाएगा। तो ये काम करना पहले बंद कर दीजिए। हम सिर्फ सेंधा नमक ही खाते हैं जी नहीं, आप रेगुलर नमक खाइए, क्योंकि उसमें ही आयोडीन और पोटेशियम की मात्रा जो होती है वो बैलेंस रहती है। आप जब फास्ट करते तब सेंधा नमक खाइए, क्योंकि वो एक दिन होता है, हफ्ते का एक दिन या 15 दिन में जब आप एकादशी करते हैं या कुछ करते हैं, तो वो एक दिन उसको हम सब्स्टिट्यूट करते हैं, हम उस पैनल को तोड़ते हैं। और जो हमारी बॉडी में कमी रह गई है, जैसे अगर मैं एक जार लेती हूँ, जार में मैंने एक रोटी सब्जी दाल चावल के पत्थर डाल दिए, ठीक है, ये हमारा रूटीन डेली फूड है। पर जो बीच बीच में जो गैप रह गया, वो हम फिलअप करते हैं वो एकादशी वाले दिन या फास्टिंग वाले दिन, जहाँ पे जब ये हम कुट्टू का आटा लेते हैं या सिंघाड़े का आटा लेते हैं, तो वहां पे उसको जाके फिलअप करते हैं। तो सेम हाइपरटेंशन में भी जैसे बताया, सिंगाड़ा अच्छा बोला है, सिंगाड़े का आटा नहीं बोला है। तो ऐसा मत शुरू करिएगा कि मैम ने बोला था सिंगाड़ा अच्छा होता है, हमारा हाइपरटेंशन है, हमने सिंगाड़े का आटे की रोटी शुरू कर दी। वो इफेक्ट नहीं करेगा आपको। ओके, तो ये अपने दिमाग में पहले क्लियरेंस ला लेना। फिश, साल्मोनेला फिश, जो जितने भी फिश खाते हैं उनको पता होगा, साल्मोनेला फिश में विटामिन ई ज्यादा होता है, वो हार्ट के लिए अच्छी रहती है। क्या अवॉइड करना चाहिए? सबसे पहले फुल फैट चीज, जो जितने भी फुल फैट क्रीम्स होते हैं, डेयरी प्रोडक्ट्स होते हैं, बटर चीज, हैवी चीजें फैट वाली, वो अवॉइड कीजिए। फैटी मीट्स, मीट वाला पोर्शन, चिकन आप ले सकते हैं, बट जो ब्रेस्ट वाला पोर्शन है, मसल्स वाला पोर्शन है, मीट वाला, रेड मीट स्पेशली, जो विंटर्स में लोग ज्यादा खाते हैं, उसको अवॉइड करने की कोशिश कीजिए। सोडियम का इंटेक कम कीजिए। अचार, पापड़, तली हुई चीजें, ये सब कुछ कम कीजिए। पोटेशियम का इंटेक बढ़ाइए। पोटेशियम किस में होता है, पोटेशियम क्या काम करता है? नारियल पानी में सबसे अच्छा पोटेशियम होता है, सिंगाड़ा में अच्छा सबसे अच्छा पोटेशियम होता है। पोटेशियम क्या काम करता है? पोटेशियम हमेशा ही फ्लूइड का बैलेंस करने का काम करता है बॉडी में, राइट? जैसे अगर हमें दस्त हो जाता है, डायरिया हो जाता है, कुछ होता है, तभी भी हम ORS वाला वाटर देते हैं, उसमें भी सोडियम पोटेशियम होता है। तो एक कॉमन इंसान को समझ में नहीं आता है कि सोडियम और पोटेशियम मैग्नीशियम में इतने में क्या फर्क पड़ जाता है, बट पड़ता है। पोटेशियम हमारी बॉडी में फ्लूइड को बैलेंस करने का काम करता है। सोडियम क्या करता है? जो एक्सेसिव फ्लूइड है उसको निकालने का काम करता है। और हमारा ब्लड का जो प्रेशर और वॉल्यूम है वो बढ़ाता है हमेशा। इसीलिए हाइपरटेंशन वाले पेशेंट को बोला गया है कि खाने में नमक कम करो, क्योंकि नमक में सोडियम ज्यादा होता है, पोटेशियम कम होता है। क्योंकि सोडियम हमारी बॉडी में ब्लड के वॉल्यूम को इंक्रीज करने का काम करता है, आर्टरीज की स्टिफनेस बढ़ा देता है। ओके, ये सोडियम का काम है। कहीं पे भी ये अच्छा भी काम है, जहां पे जरूरत होती है, जैसे लो हो गया किसी का ब्लड प्रेशर, वहां पे उसको देना पड़ता है। तो ये सोडियम का काम है। इसीलिए हाइपरटेंशन में जब ऑलरेडी आपकी आर्टरी कॉन्ट्रैक्ट हो रही है, आपका हार्ट कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, आपको सोडियम कम करना है और पोटेशियम की मात्रा बढ़ानी है। और किसमें होता है पोटेशियम? बनाना। अब बनाना में पोटेशियम अच्छा सा होता है। पटेटो, स्वीट पटेटो, अगेन आ गया ना स्वीट पटेटो। हम कब खाते हैं? विंटर में खाते हैं। मूंगफली विंटर में खाते हैं, देखा? ये चीजें खाओ। फिर उसके सामने ये खाया, इसका मतलब ये नहीं फिर आप खाने का इंटेक बढ़ाओ। तो आप खाना कम कर दो, रोटी कम कर दो, उसके सामने आप साग की सब्जी सादा साथ में ले लो,
हम क्या करते हैं, हम ये भी खाते हैं और जो नॉर्मल अपना रूटीन डेली होता है वो तो कंटिन्यू ही रहेगा। जी नहीं, यहीं पे आपको कट ऑफ करना है, यहीं से आपका मैनेजमेंट होता है वेट का। वरना विंटर में वेट फिर बढ़ जाएगा और फैट भी बढ़ेगा, क्योंकि हम सरसों का साग सिंपल तो खाते नहीं है, उसके ऊपर अच्छे से घी और मलाई डाल के खाते हैं। तो मैं कहती हूँ ना, जितना भी ओरिजिनल आप गांव में जाओ, सरसों के साग को सिर्फ बॉईल करके खाया जाता है। कुछ नहीं होता, हल्का सा नमक डाला जाता है, वो भी कम, क्योंकि ऑलरेडी कोई भी किसी भी टाइप की भाजी होती है, मेथी की ले लो, बथुआ की ले लो, सरसों की ले लो, वो सॉल्टी रहती है। तो हल्का सा सिर्फ नमक, और उसको डाइजेस्ट करने के लिए उसमें लहसुन और गार्लिक डाल देते हैं, अगर आप ट्रेडिशनल वे में पकाते हो तो। पर हम वैसे नहीं करते, हम तो प्रेशर कुकर करते हैं, आराम से अच्छा खासा घी बटर डाल के, पनीर डाल के फिर खाते हैं। और फिर बोलते हैं कि नहीं, हम तो सरसों का साग आराम से खाएंगे विंटर में और हेल्दी रहेंगे। ये हेल्थ आप अपनी खराब कर रहे हैं। तो या तो उसको अच्छे से वही ओरिजिनल तरीके से पका के खाइए, या फिर आप इस तरह से अगर आज खाना भी चाहते हैं, थोड़ी क्वांटिटी कम कर लीजिए। ठीक है, आप टेस्ट भी करेंगे, आपका फायदा भी होगा और टेस्ट भी आएगा आपको। तो आप थोड़ी सी कम क्वांटिटी कर लीजिए। अगर आप एक मक्के के आटे की रोटी खाते तो आप आधी कर लीजिए। सरसों का साग एक बाउल भर के खाते तो आप आधा कर लीजिए। और स्टोरेज करना प्लीज बंद कर दीजिए। हफ्ते में एक बार बनाया, स्टोरेज किया, 3 बार खाया, प्लीज बंद कर दीजिए ये चीज। एवोकेडो, मशरूम्स, कैरट, ब्रिंजल, ये सारे जो होते हैं ये माइक्रोन्यूट्रिएंट्स देते हैं हार्ट को। क्यों? क्योंकि इसके बीज छोटे छोटे होते हैं। ब्रिंजल्स के बीज छोटे छोटे होते हैं, भरता बनाते हैं, उसके अंदर जो छोटे छोटी चीजें होती है। ब्रिंजल को जब भी आप भरता बनाने के लिए आप बॉईल करते हो, ठीक है, गैस पे सेकते हो, उसको छीलने के बाद कैसा पल्पी मैसेज दिखता है। जितनी भी लेडीज बनाती है उनको पता होगा। हमारा हार्ट बिल्कुल वैसा है, मसल्स, मस्क्यूलर। तो वो अच्छा रहता है हार्ट के लिए। एवोकेडो का शेक, एवोकेडो तो अब आया है डिमांड में, तो मैं इतना रेकमेंड नहीं करती हूँ, इतना महंगा जाने की जरूरत नहीं है। सीजनल जो फ्रूट मिलता है, आराम से हमारा देसी इंडियन फूड भी मिलता है, वो खा सकते हैं। राइट। टमेटोस, टमेटोस के अंदर का शेप देखिए, आप टमेटो को बीच में से कट कीजिए, अंदर का शेप देखिए, हार्ट शेप। ऐसे ही नहीं, लोगों ने हार्ट शेप को सिर्फ हार्ट शेप ऐसे बना दिया है। हम जब भी हार्ट बनाने की कोशिश करते हैं तो हार्ट ऐसे ही बना देते हैं ना। ऐसे बनाते हैं, आजकल के जेंजी ऐसे बनाते हैं, पता नहीं कैसे कैसे बनाते हैं। तो शेप तो वही रहेगा, चाहे आप ऐसे जेंजी की तरह हार्ट शेप बनाओ, चाहे ऐसे बनाओ, चाहे हम बायोलॉजी में हार्ट की इमेज बनाए, हार्ट हार्ट ही रहने वाला है। ओके। हमें उसके प्रेशर को मेंटेन करना है, क्योंकि हार्ट में 2 तरह का प्रेशर होता है, सिस्टोलिक एंड डायस्टोलिक। सिस्टोलिक बाहर की जगहों से मैनेज होगा, डायस्टोलिक ये सारे खाने पीने से मैनेज होगा। अब आते हैं आपका बेस्ट पोर्शन, योगा। कौन कौन से योगासन है जो आपको हेल्प करेंगे? सेतु बंधासन, शवासन। आई लाइक शवासन सबसे बेस्ट। जब भी गुस्सा आए, 1 गिलास पानी पियो, आराम से सो जाओ, किसी से बात मत करो, अपना ब्लड प्रेशर कंट्रोल करो और बाकियों का भी कंट्रोल में रखो। तो जब भी ऐसा इंटरनल गुस्सा आए जिसको आप एक्सप्रेस नहीं करना चाहते, और नहीं करना चाहिए हर बार, तब आराम से 1 गिलास नॉर्मल ठंडा सा मटके का पानी पियो और आराम से नीचे, बेड पे भी नहीं, नीचे जमीन पे शवासन में लेट जाओ। और ईड़ा नाड़ी, जो हमारा लेफ्ट नोस्ट्रिल होता है, उससे सांस लेना शुरू कीजिए प्राणायाम में। उससे ईड़ा नाड़ी, चंद्र नाड़ी बोली गई है, तो उससे वो प्रेशर थोड़ा कंट्रोल होता है, काम डाउन होता है। ओके। काउ पोज, काउ पोज वाला आसन भी आप कर सकते हो। पश्चिमोत्तानासन आप कर सकते हो। बेस्ट इज द चाइल्ड पोज। अगर आपको हाइपरटेंशन है और कोलेस्ट्रॉल है, चाइल्ड पोज एक्चुअली मैं मेरे को सबसे अच्छा लगता है, क्योंकि वो बहुत सारी ऐसी बीमारियां होती हैं जिसमें आपको हेल्पफुल रहता है। अगर आप मेंटली भी अपसेट हो, डिस्टर्ब रहते हो, एंजाइटी ज्यादा रहती है, रात को नींद नहीं आती है, अगर आप चाइल्ड पोज वाला आसन करते हो तो आपको ये सारी एक साथ मतलब ज्यादा इफेक्ट देता है। तो आप रोज चाइल्ड पोज किया कीजिए। सेतु बंधासन मैंने बता दिया। फिर सबसे एक इम्पॉर्टेंट बात, जिनको भी जैसे पैरों में सूजन रहती है, कई लोगों को ब्लड प्रेशर की वजह से,
उनके लिए क्या, वो लेग को अप करेंगे और कमर के ऊपर से, जैसे सर्वांगासन करते हैं बट आप हाफ सर्वांगासन, पूरा सर्वांगासन नहीं, कमर तक का पोर्शन नीचे रखेंगे और पैरों को सिर्फ ऊपर करके लेटे रहेंगे। तो रात को सोने जाने से पहले आप हमेशा ही ये कीजिए, जिनके भी पैरों में सूजन रहती है, गर्म पानी में पैर रखिए। ओके। तो ये जो साइड इफेक्ट्स है हाइपरटेंशन की वजह से, उसका हम कॉज ढूंढ सकते हैं। ये आसन हमें हेल्पफुल कर सकते हैं। अब आप बताइए, मैंने खाना बता दिया, मेडिसिन बता दिया, फूड बता दिया। अब आपके हवाले बताइए, आपके कोई भी क्वेश्चंस है या आपकी डेली लाइफ में अगर कोई आपको प्रॉब्लम आ रही है तो सॉल्व करते हैं। पीने का कुछ? पानी बेस्ट। पानी हम कम पीते हैं, बहुत लोग पानी कम पीते हैं। डॉक्टर शवासन हम सबको बहुत अच्छा लगता है। मुझे भी सर बहुत अच्छा लगता है। मेरा ये है, जब अपन घर पे चेक करते हैं तो कौन से हाथ में चेक करना चाहिए? शवासन जो है बहुत ही अच्छा लगता है। कोई भी हाथ में चेक कर सकते हैं, हाथ, इससे हाथ का कोई लेना देना नहीं है। अगर किसी के नहीं हाथ तो में वो फ्रैक्चर बना हुआ है, किसी के हाथ नहीं है, अंतर। तो आप पैरों पे भी चेक कर सकते हैं। ओम अभी मैंने चेक करा था तो 160 और 100 आ रहा था इस समय। हम्म। तो हम्म। इसको क्या बढ़ा हुआ मानेंगे अपन? नहीं, क्योंकि आपने अभी एक्सरसाइज की है। जी, बस यही राइट, पूछना था आपने मेरे अभी को, खास योगा बात। किया है ना। हाँ, योगा राइट किया राइट है। राइट इसीलिए राइट आप जब भी देखना, आप किसी राइट। डॉक्टर के पास भी जाएंगे ना और बोलेंगे ब्लड प्रेशर नपवाना हम्म है, वो बोलेंगे 10 मिनट बैठो। हम्म ऐसे ही बोलेंगे, मैंने आपको इसीलिए लगेगा चेक कि करा था टाइम कि वेस्ट आपने कर रहा कहा हूं। था योगा के लिए, तो इसीलिए चेक हाँ, करा मैंने, देखूं इस समय कितना जा रहा है। बढ़ जाएगा, वो आप थोड़ी 160 से देर। ऊपर था। हम्म हाँ, आप बढ़ जाएगा, और डेफिनेटली 100 बढ़ेगा। नीचे। हाँ, वो डेफिनेटली बढ़ेगा। दीपाली जी को, डॉक्टर दीपाली जी को ओम मेरा नमस्कार। हाँ जी, ओम नमस्ते। ओम मैं ओम दो आदरणीय बातें आपसे पूछना चाह रहा हूँ। ओम ओम मैं वर्मा जी, सरो एक बार रुकिए। आदरणीय शांता तनेजा दीदी हमारे बीच आई हैं। वो राज्य कार्यकारिणी है और हम उनके माध्यम से बहुत कुछ सीखा है हमने। तो वो आज उनके दीदी, आप थोड़ा सा बोले हमारी क्लास के बारे में। आपका बहुत ओम बहुत ओम धन्यवाद, आप आई आज। बहुत समय से हम सोच रहे थे कि आप आए, और एक दिन प्राणायाम भी आप हमारे ग्रुप में कराएंगे। बिल्कुल तो श्योर। दीपाली दीदी बहुत हमारे अच्छा, बीच हैं। बहुत अच्छी कक्षा है आपकी। वन ऑफ द बेस्ट कक्षा इन द्वारका, रादर आई शुड से इन दिल्ली एनसीआर। तो आप धन्यवाद। जो है इसका जो श्रेय जो है आप दोनों को जाता है, कपल को। अच्छा, अनिल जी को, सरोज जी को, और इसके साथ जो आपकी कोर कमेटी है, पंत जी, दीप शिखा, जगत जी, सभी लगे रहते हैं। किस किस का नाम लूं? पूरा तो ये योग परिवार है सबका दीदी। सामूहिक प्रयास होता है। सामूहिक प्रयास होता है। अगर साधक नहीं जुड़े तो हम कराने वाले भी क्या करेंगे? और मैं डॉक्टर साहब को, दीप्ति जी को शुरू से सुन रही थी। इन्होंने हर चीज बड़े डीपली ली, बड़े अच्छे से बताया। ऊपर का ब्लड प्रेशर, नीचे का प्रेशर, क्या खाना है क्या नहीं खाना है। बहुत सारे एक दो क्वेश्चन मेरे मन में भी थे जो लोग अक्सर पूछते हैं। तो आप लोगों के कारण हम नॉलेज बढ़ाते हैं। तो इसलिए मैं पहले तो डॉक्टर साहब का बहुत बहुत धन्यवाद थैंक करती यू। हूँ। बहुत थैंक यू सो अच्छा मच। बताया आपने। पतंजलि परिवार की ओर से मैं अभिनंदन करती हूँ, स्वागत करती थैंक हूँ यू। आपको। मैं आपके बारे में कहूंगी, खुदा ने बहुत अच्छे लोग कम बनाए हैं, जिन्हें ऐसा बनाए हैं उनमें से है डॉक्टर दीप्ति, जो आज सबको आयुर्वेद के बारे में नॉलेज देने आई है। थैंक यू तो सो मच मैम। थैंक यू। छोटा सा एक प्रश्न मेरा है, वो शायद सबको आपने डोनेशन का बोला कि ब्लड डोनेट करें जिनको हाइपर वो रहता है। परंतु एक दो बार वैसे भी रूटीन में जिनकी एज ज्यादा होती है तो आफ्टर 60-70 वो लेते नहीं है ब्लड की, आपका हम्म। हम नहीं लेंगे। एक तो हम्म। ये प्रॉब्लम है, और मोस्टली इसी एज में हाइपरटेंशन होती है, तो उसका क्या करें? नहीं दे सकते वो ब्लड नहीं, डोनेट? 60 और 70 के बाद नहीं दे सकते, क्योंकि आपके बॉडी में अब है ना, ब्लड जो बनता है, बॉन मेरो से ब्लड बनता है ना, वो धीरे धीरे कम हो जाता है। लाइक, हम एक कॉमन लैंग्वेज में बोलते हैं, चढ़ता हुआ खून नहीं है अब। अगर छोटा हम्म बच्चा बीमार होता है, गिरता है, तो हम बोलते हैं चढ़ता हुआ खून है, ठीक हो जाएगा। राइट। 60-70 एज में हमारे जितने भी बॉडी ऑर्गन्स है, जितने भी, चाहे वो किडनी हो, हार्ट हो, ब्रेन हो, हमारे मसल्स हो, कोई भी हमारी चीजें, वो डाउनफॉल की तरफ जाना शुरू हो जाती है। इसीलिए वो ब्लड नहीं देना चाहिए 60s के बाद। बट आजकल के जमाने में अगर मैं हाइपरटेंशन की बात करती हूँ ना मैम,
सिर्फ 20-25 ईयर्स वाले बच्चे भी हैं जिनको हाइपरटेंशन है, तो वो हम्म, उनको जाके करना चाहिए ब्लड डोनेशन। नहीं ठीक है, मतलब सिक्स नहीं करना सिक्सटी चाहिए, सेवेंटी सेवेंटीज सिक्स। वालों को हाँ। नहीं करना चाहिए, अच्छा, क्योंकि एक उनका छो उनका रिकवर नहीं होगा। बाकी लोगों को भी प्रश्न होंगे। सिंघाड़े का आपने बोला कोलेस्ट्रॉल को हम्म, कम करता है, पर सिंघाड़ा नेचुरली इस बार तो मैंने 2-3 बार ही लिया, मेरे बच्चे भी बहुत पसंद करते हैं, बहुत जल्दी गायब हो गया मार्केट से। मैं तो इकट्ठा स्टोर करके भी कई बार रख देती थी। परंतु सिंघाड़ा जो सूखा मार्केट में आता है, सूखा सिंघाड़ा, तो उसको कूट के कुछ बना सकते हैं, दलिया वलिया टाइप। नहीं नहीं, उसका उतना फायदा नहीं होता है, क्योंकि मैंने वही बोला, सिंघाड़े का आटा वरना मिलता ही है, राइट, बट उसका हम्म, उतना फायदा नहीं होता है, क्योंकि सिंघाड़े का जो जूसी फॉर्म है, रस फॉर्म है, जो हाइपरटेंशन है वो रस वह रक्त वह स्रोत से बिलोंग्स करता है, राइट। तो जो रस वाला ओके। प्लाज्मा वाला पोर्शन है, वो वहां पे वो रस निकल जाता है, मतलब वो सिंघाड़ा बेकार है, पोटेशियम। आटा। हाँ, आटा हाँ, बेकार है आटा जैसे उतना आपने बोला। इफेक्ट नहीं करता है। आटा ठीक मैं है। मेडिसिन की तरह, खाने की तरह आपको नहीं बोल सकती कि आप आटा लो। आटा, हम सिंगाड़े का आटा, मैंने वही इसीलिए मैंने फास्ट का जिक्र किया कि फास्ट में क्यों लेते हैं, कि वो थोड़ा सा जितना पोटेशियम उसमें बचाव कुचा जितना भी होता है आटे में, ऐसा नहीं कि नहीं ही होता है, राइट, बट बहुत कम मात्रा में पोटेशियम होता है, तो वो हमें वो फास्ट वाला जब खाना खाते हैं तो उसमें उतना मिल जाता है, बट उतना फायदा नहीं करता है जितना सिंगाड़ा करता है, चलिए, क्योंकि वो बहुत बहुत रस धन्यवाद। रस के साथ जुड़ा हुआ है। अगेन आपका बहुत बहुत धन्यवाद पूरी कमेटी को, अनिल जी को, सरोज थैंक जी यू को, सो सबको मच। बहुत बहुत धन्यवाद। अभी अपना प्रश्न ले सकते हैं। इसी जी तरह ये धन्यवाद क्लास दीदी चलती आपका रहे, आने घर के लिए। घर योग की कक्षा आप बढ़ाते रहे, सभी योग में दुनिया को बनाते रहे। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। ओम। धन्यवाद दीदी आपका आने के लिए। जी। थैंक यू वेरी मच, बहुत बढ़िया। जी, अपने प्रश्न रखें। डॉक्टर साहब, दो तीन चीजें हैं जो आपने बताई थी। एक तो आपने कैप्सूल रूप में बताया था अश्वगंधा को, और अर्जुन वाला। नवीन जी। व्हाट, अश्वगंधा का पाउडर वगैरह आता है, आई थिंक, डोंट यू थिंक इट्स बेटर टू हैव, उसको थोड़ा पानी में मिलाइए और पी जाइए। हाँ ठीक है, वो जिनको पाउडर लेने से परहेज है, वो अश्वगंधा वटी भी आती है ऑलरेडी, मार्केट में गोलियां भी मिलती है। सेकेंड थिंग, मैंने अर्जुन गार्लिक, वाली जो बात की, अर्जुन की छाल भी तो बहुत इफेक्टिव है। अर्जुन की छाल की ही दवाइयां बनती है, अर्जुन की जी। छाल की ही पोर्शन का ही दवाई बनती है। तो आप अर्जुन का पाउडर लेने जाएंगे तो आपको अर्जुन की छाल का ही पोर्शन मिलेगा, पाउडर मिलेगा। और लास्ट मेरा ये है, साल में एक महीने के लिए सरसों, एक महीना भी नहीं, कम से नहीं, सरसों का साग मक्की की रोटी खाने को मिलता है, वो बोलती है उसमें मक्खन नहीं डालिए, तो फिर खाएं क्या? क्वांटिटी कम करके खा लीजिए, और सरसों का साग हाँ। 4 महीने खाइए आप, बस बिना मक्खन के। करना सर सबके लिए नहीं है, आप खा सकते हैं। हाँ आप जी, थैंक यू बहुत विशाल, वेरी मच। एक्सरसाइज करते हैं, आप खा सकते हैं। आई थिंक विशाल जी ने हाइज रैंड किया है। जी, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। हाँ, या, विशाल जी बताए। जी मैम। सो या, दो चीजें, पहला तो पॉइंट जो आपने थोड़ा सा टच भी करा है, वाटर इनटेक वाला, कि सर्दियों में वाटर इनटेक कम हो जाता है, तो क्या ये एक बड़ा रीजन है कि सर्दियों में जो हाई बीपी की समस्या ज्यादा दिखी जाती है? ऑफ और कोर्स ऑफ कोर्स, जी क्योंकि रस वह स्रोतस होता है ना, मैंने शुरुआत में ही बोला दो आपको, इसीलिए मैंने सारे स्रोतस पहले समझाए कि रस और रक्त से जुड़ा जुड़ा हुआ है। प्लाज्मा है, बॉडी में 70% वाटर होता है। प्लाज्मा जो ब्लड होता है हमारा, उसमें भी पानी होता है। हम किसी भी चीज को डाइल्यूट करने के लिए क्या डालते हैं, चटनी बना रहे हैं, हम किसी भी चीज को डाइल्यूट करने के लिए क्या डालते हैं, पानी डालते हैं, राइट। तो राइट। अगर प्रेशर बढ़ रहा है, अगर आपका ब्लड थिक हो रहा है, चाहे वो कोलेस्ट्रॉल की वजह से हो, चाहे वो ठंड की वजह से हो, चाहे वो खाने पीने की हैबिट की वजह से हो, आप जितना पानी उसके साथ ऐड कर दोगे स्टमक के डाइजेशन में, वो पतला होता जाएगा। सो इसीलिए सिंपल दीप वाटर जी की इनटेक। सिंपल पानी, नथिंग एल्स, कोई कोई जूसेस पे जाने की जरूरत नहीं है, आंवला जूस, ये जूस, हाँ ये सब कुछ इम्यूनिटी बूस्टर्स है। आंवला जूस अगर आप विंटर में लेते हैं, एबीसी जूस जैसे बीटरूट गाजर और उस एप्पल का जूस बना के एबीसी जूस इसको बोलते हैं, वो लेते हैं, प्रोटीन शेक्स लेते हैं, ये सारे इम्यूनिटी के लिए है, आपकी अच्छी और अच्छी हेल्थ के लिए है। बट जिसके पास टाइम नहीं है और जो फिर भी कंट्रोल करना चाहता है, पानी। और सेकंड चीज, जैसे जिनको है हाई बीपी की समस्या ऑलरेडी, तो जैसे ही देसी भाषा में बोलते हैं कि सुबह सुबह थोड़ा सा लहसुन खा लो, तो उससे भी जो है बीपी और कोलेस्ट्रॉल दोनों चीजें कंट्रोल में आती है, तो क्या ये सही है? बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है।
तभी मैंने लहसुन को बोला आपको कि लहसुन जो होता है हमारा कैल्शियम और बीटा ब्लॉकर का काम करता है। वहीं पे सर ने जैसे कैप्सूल की बात की, तो अब हर कोई लहसुन सुबह सुबह उठ के खाने को अगर मुझे भी दोगे, मैं 2 दिन खाऊंगी, तीसरे दिन मना कर दूंगी। राइट। ऑब्वियसली नेचुरल है। देखो मैं प्रैक्टिकल चाहती हूँ, अगर मैं नहीं खा सकती तो मैं पेशेंट को भी नहीं बोल सकती कि आप रोज उसके 4 कलियां लहसुन की छीलो और मुंह में खाओ। वो नहीं हो पाता है तो लहसुन का पाउडर बना लो। लहसुन को सुखा ले, लहसुन का पाउडर बना के 2 कैप्सूल में अंदर भर दो और 2 कैप्सूल खा लो। आप जो लहसुन खाने वाली चीज कह रहे हो, वही काम लहसुन का पाउडर करता है। सिंगाड़े और सिंगाड़े का आटा नहीं करता, पर लहसुन का पाउडर, सूंठ का पाउडर, अदरक का पाउडर, जिंजर का पाउडर, वो डेफिनेटली वही काम करता है। तो आप वो खा सकते हो और डेफिनेटली असर करता है। जितने इवन जैन लोग होते हैं वो लहसुन और गार्लिक और जिंजर नहीं खाते हैं, ठीक है, वो भी फिर मेडिसिन के फॉर्म में गार्लिक की दवाइयाँ लेते हैं। अरे तो लहसुन को खाना चाहिए। शहद के साथ खा लें तो? लहसुन को शहद के साथ नहीं, घी के साथ खाया जाता है सर। अभी जो ओके। हरा लहसुन मिलता है, अभी विंटर में हरा लहसुन इसीलिए आता है। विंटर में हरा लहसुन होता है, जो ऊपर लहसुन का पोर्शन होता है, नीचे ग्रीन जो पोर्शन होता है। तो वो जो ग्रीन पोर्शन होता है वो आपके फाइबर का काम करता है। और उसको हल्के से घी में झोंक लगा के, वो जो जो ये अभी सर ने बताया, विशाल सर ने, कि लहसुन की कलियां खाते हैं, तो वैसे वो वाला जो पोर्शन होता है ना, उसकी गोलियां बना के भी खा लेते हैं सर। या बाजरे की रोटी के साथ हम अचार की तरह वो खाते हैं वो चीजें। थैंक यू। दीपाली जी का बहुत बहुत धन्यवाद। एक थैंक बात यू मुझे विजय सर। हमें नेचुरोपैथी में बताया गया था कि यदि आधा घंटा रोज ताली बजाएं हम, तो जो हमारा रक्त गाढ़ा हो जाता है, जिसकी वजह से बीपी हाई होता है, वो रक्त पतला हो जाएगा ताली बजाने से। क्या ये बात सही है? मुझे इतना नहीं पता है एक्यूप्रेशर और एक्यूपंक्चर के पॉइंट्स के बारे में, तो मैं उतना कॉन्फिडेंटली तो नहीं कहूंगी कि ये बिल्कुल सही है या बिल्कुल गलत है। पर हाँ, इफेक्टिव जरूर रहता होगा, क्योंकि जब भी हम ताली बजाते हैं, ठीक है, तो ये जो जितने भी हमारे मतलब मैक्सिमम प्रेशर पॉइंट पैर के तलवों में और हाथ के तलवों में होते हैं। तो नंगे पांव चलना भी इसीलिए बोला है कि वॉक और एक्सरसाइज जब भी आप ब्लड प्रेशर वाले लोग करते हैं, खुले पांव करो, क्योंकि वो पैर के तलवों के जितने भी प्रेशर पॉइंट्स है वो दबे आपके। तो ताली बजाने से भी सेम वही काम होता है, आपके जितने भी सारे प्रेशर पॉइंट्स है वो दब रहे हैं, तो इफेक्ट होता होगा उसके। सारे क्वेश्चन मेरे ख्याल से हो चुके हैं। थैंक यू वेरी मच। आपने एक हाई बीपी के लिए तो आपने बताया कि आयुर्वेद में एक दवा है, लेकिन यदि किसी को लो बीपी हो तो उसको कौन सी आयुर्वेदिक दवाई रखनी चाहिए अपने पास में? लो बीपी जिनको भी रहता है उनको आयुर्वेदिक दवाई नहीं रखनी है, उनको ओआरएस का पाउडर रखना है। और उनको सीधा सोडियम, नमक और चीनी का जो घोल कहते हैं हम, वो सबसे बेस्ट इमीडिएट इफेक्ट करता है। तो या तो अगर आप कैरी कर रहे हैं तो ओआरएस के पाउच बहुत सारे मिलते हैं अभी छोटे छोटे, आप वो अपने पास रख के ले सकते हैं, क्योंकि आप हर जगह पे नमक और चीनी वो कैरी नहीं कर सकते डेली अगर ऑफिस में जाते हैं। तो ओआरएस का पाउच कैरी कीजिए, उसको घोल के पी लीजिए। जैसे क्योंकि हाई बीपी के लिए जैसे मैंने बताया कि टंग के नीचे आप दवाई रख लीजिए, कि आपका बीपी जैसे ही बढ़ता है आप पहले दवाई लिख लीजिए और फिर डॉक्टर के पास जाइए। तो सेम लो बीपी में भी जब तक वो पोर्शन मैनेज होता है ना, वो जो ड्रिंक होता है, वो जैसे ही आप पीते हैं पानी, वो ओआरएस वाला या नमक चीनी के घोल वाला पानी पीते हैं ना, तो बॉडी में एकदम से एब्जॉर्ब हो जाता है। तो सबसे आसान तरीका और इमरजेंसी वाला तरीका वही होता है। उसके बाद फिर कच्चे आम की गोलियां रख सकते हैं, आप ऑरेंज की गोलियां रख सकते हैं। कुछ विटामिन लोग सी। लाल मिर्च को भी बताते हैं कि लाल मिर्च भी रखनी चाहिए, ऐसा क्या? लाल मिर्च इसलिए होता है क्योंकि विटामिन सी, वही बोला, विटामिन सी। विटामिन सी आपकी बॉडी में एकदम से इमीडिएट जाना चाहिए उस टाइम पे। तो तभी मैंने बोला ना, ऑरेंज की गोली रख सकते हैं या कच्चे आम की गोली रख सकते हैं अगर गोली के फॉर्म में रखना है तो, क्योंकि बेसिकली आपकी बॉडी में तुरंत विटामिन सी जाना चाहिए। बट इसमें शुगर कंटेंट ज्यादा रहता है और वही चिपक जाना ये होना, तो बेस्ट और आइडियल मेरे को जो लगता है वो ओआरएस रहता है या नींबू पानी रहता है। तो वो एकदम से इफेक्ट करता है, विद इन मतलब 5 to 10 मिनट्स में इफेक्ट करता है। अच्छा, दूसरा आप नमक के बारे में बता रहे थे। आजकल मार्केट में दो तीन तरह के नमक, वाइट वाला और सेंधा नमक, ये वो, तो आप क्या प्रेफर करते हैं कि कौन सा नमक हम लोगों को यूज करना चाहिए? हमारा नॉर्मल नमक जिसमें आयोडीन भी है, अच्छा। विदाउट आयोडीन वाला जो टाटा का आता है,
ठीक है। उसमें भी अगर आयोडीन फ्री, आयोडीन युक्त, आयोडीन मुक्त वाला नहीं करना है, आयोडीन के साथ वाला जिसमें लो, इसमें आपने अच्छा सवाल पूछा है कि अगर जिनके घर में हाइपरटेंशन रहता ही है सभी को, या 2 या 3 लोगों को है, तो उनके घर में टाटा का लो सोडियम हाई पोटेशियम वाला आयोडीन वाला नमक आता है, ग्रीन कलर का पैकेजिंग होता है, वो यूज कर सकते हैं। सेंधा नमक, पहाड़ी नमक, काला नमक, पिंक नमक, सी सॉल्ट, जितने भी अलग अलग टाइप के सॉल्ट है ना, वो जहाँ पे बताए गए हैं वही लीजिए। सेंधा नमक हम नॉर्मली फास्टिंग का जो भी फूड बनाते हैं उसमें यूज करते हैं। सी सॉल्ट हम जो चाट मसाले के ऊपर डालते हैं, जीरा पाउडर के ऊपर, तो क्यों क्यों हम वहां पे ही यूज करते हैं? क्योंकि वो क्वांटिटी उतनी ही बॉडी में जानी चाहिए। काफी लोगों ने रिप्लेस कर दिया है कि नॉर्मल नमक को छोड़ के सिर्फ हम सेंधा नमक ही खाने में यूज करते हैं या पिंक सॉल्ट ही यूज करते हैं। वो मत कीजिए, क्योंकि उससे उससे क्या होता है, आपकी बॉडी में आयोडीन की कमी शुरू हो जाती है। आयोडीन की वजह से गॉइटर और जो थायराइड के डिसीज है, हार्मोनल इम्बैलेंस के डिसीज है, वो बढ़ जाएंगे। आप हाइपरटेंशन को तो मैनेज कर लोगे, पर दूसरी तरफ आप ये चीज बढ़ा रहे हो, तो ये मत कीजिए। खाने में वही वो नॉर्मल व्हाइट वाला आयोडीन वाला लो सोडियम हाई पोटेशियम वाला ही सॉल्ट यूज कीजिए। तो मेरे को बता दी तो आने कभी भी और थैंक यू। बहुत डॉक्टर साहब, अभी एक कम आ क्वेश्चन रही मेरा है। है हाँ जी। कि जैसे रात में किसी का अचानक बीपी हाई हो जाता है और अकेला है व्यक्ति, एक हार्ट की प्रॉब्लम तो अलग है कि हार्ट अटैक हो तो आपने कहा कि टैबलेट रखें, बीपी हाई हो गया, सिर दर्द बहुत ज्यादा हो रहा है और कोई हॉस्पिटल ले जाने वाला नहीं है, ऐसी कोई कंडीशन आ जाती है, तो इमीडिएट क्या क्या हम घर में रेमेडीज कर सकते हैं, क्या अरे ले यार सकते एस्पिरिन रखिए। एस्पिरिन 150 mg की टैबलेट रखिए, ठीक है, आपकी दवाइयों के साथ ही। सबसे पहले एस्पिरिन ले लीजिए, उसके लिए किसी डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन की भी जरूरत नहीं है। एस्पिरिन आपको डिस्प्रिन के नाम से आराम से मार्केट से मिल जाती है। एस्पिरिन की 150 mg की टैबलेट रखिए। वो क्या करेगी, आपका जो प्रेशर है, ब्लड का जो थिकनेस है, वो कम करके पतला कर देगी। तो आपको जो चक्कर आ रहा है, वर्टाइगो हो रहा है, वो थोड़ा कंट्रोल हो जाएगा। आपको जो अनइजीनेस फील हो रहा है, बीपी जो बढ़ा हुआ है, वो सबसे पहले ठीक हो जाएगा। तो सबसे पहले काम एस्पिरिन लेने का कीजिए, और तब तक आप किसी को बुलाइए या फोन कीजिए या कि मुझे हॉस्पिटल ले जाओ। पर चेस्ट पेन होता है सडनली, तो विदाउट ईसीजी हम कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि काफी लोगों को वैसे भी मतलब हार्ट अटैक भी हो सकता है। सडनली बीपी एकदम से रात को नहीं बढ़ेगा, वो फिर सिर्फ एंजाइटी की वजह से। अगर आपको कोई बीमारी है ही नहीं, मान लीजिए कि अगर आप बीपी की दवाइयां लेते ही नहीं है कोई अभी रेगुलर बेसिस से, और सडनली किसी दिन रात को उठ के, आधी रात को उठ के आपको चेस्ट पेन होना शुरू हो रहा है, आपको पल्पिटेशन होना शुरू हो रहा है, घबराहट हो रही है, पसीना हो रहा है, चक्कर आ रहा है, तो वो एक उस टाइम के लिए मे बी आपके दिमाग में अंडर, रात की जब सोते हैं तो हमारा सबकॉन्शियस माइंड भी बहुत काम करता है, तो या आपने बुरा सपना देखा, या आपको कोई ऐसा थॉट आया, या आपके साथ उस दिन अगले दिन 2 दिन में शायद कोई ऑफिस में कुछ बुरा हुआ है, घर पे कुछ बुरा हुआ है जो आपको पसंद का नहीं हुआ है, तो फिर आपको अपनी एंजाइटी शांत करके ईड़ा नाड़ी से जो है प्राणायाम वैसे करना चाहिए, विसलिंग करना चाहिए। ये आपने अच्छा सवाल पूछा कि उस टाइम पे इमीडिएट क्या करो, विसलिंग करो, विसल मारो। मतलब पानी पिए, विसल करें? नहीं, पानी पीने और की नहीं है, पानी पानी नहीं पीना है यहाँ पे। अगर पानी नहीं पीना? नहीं, यहाँ पे पानी नहीं पीना है, क्योंकि आपको नहीं पता है कि किस वजह से हुआ है। एक बार मेरे साथ ही ऐसा हुआ कि घर में कोई नहीं था और रात को बहुत अच्छे से सोई हूँ मैं, बहुत आराम से 10 बजे के करीब सोई हूँ, और सुबह मैं 4:30 बजे उठी हूँ, और इतना ज्यादा पेन था कि मैं सिर पकड़ के और ना नीचे झुक पा रही हूँ ना ऊपर कर पा रही हूँ सिर, बहुत ज्यादा मुझे पेन था। वो मे भी हो सकता है कि जैसे मैंने एंजाइटी के जो रीजन बताए उसका कोई एक कारण हो सकता है, या फिर आपने पास्ट डे जो पिछला डे था उसमें पानी कम पिया हो, तो तो पानी का भी? आपकी हाँ, पानी जब हम कम पीते हैं तो भी हेडेक होना शुरू हो जाते हैं। यहाँ पे काफी लोग ऐसे होंगे जिनको हीटर, जैसे अगर आप नॉर्थ में रहते हैं तो हीटर से नहीं टॉलरेट कर पाते हैं, राइट। मैं खुद अपनी बात करती थी, मैं जब दिल्ली में थी मेरे से हीटर टॉलरेट नहीं होता था, मेरा हेडेक होना शुरू हो जाता था। क्यों? अब जब भी घर में भी हीटर रखते हैं, रूम हीटर रखते हैं, तो बोलते हैं कि साइड में पानी का बाउल रख लिया करो। जी। क्यों? इसी वजह से, क्योंकि वो ह्यूमिडिटी हमारी बॉडी में कंट्रोल होती रहे। तो जब हम विंटर में पानी का इंटेक ऑलरेडी कम हो जाता है, तो जब पानी का इंटेक आपने ऑलरेडी कम कर लिया है, तो मे भी हो सकता है ना, जैसे मैंने एप्पल का बताया कि आज सुबह खा रहे हो उसका असर नेक्स्ट डे होता है, तो आज आज जब पूरा दिन आपने पानी कम पिया है बाय एनी रीजन,
तो उसका असर रात को या अर्ली मॉर्निंग नेक्स्ट डे देखने को मिलेगा। बट उस ऐसा टाइम पे अगर ऐसा पर उस होता टाइम पे है, पानी नहीं पीना है। उस टाइम पे पानी आपको इमीडिएटली हेल्प नहीं करेगा। पीने का मन भी नहीं करता उस समय। हाँ, वही मैं मैं कह रही हूँ, उस टाइम तो वर्टाइगो और जो हाँ, चक्कर होते हैं वो इतने होते हैं कि उस टाइम पे बिल्कुल। कुछ भी अंदर जाने का मन नहीं करेगा। और ऐसी स्थिति के बाद जैसे बीपी बहुत ज्यादा हाई था उस समय मेरा, और नीचे का 110 था, ऊपर का 170 था, और कुछ समय के बाद मैंने पानी में पैर रखे, नॉर्मल पानी में, गुनगुना पानी था, उसमें पैर रखे थोड़ी देर के लिए, और बाई नासिका से मैंने किया, तो थोड़ी देर में नॉर्मल हो गया। तो ऐसी स्थिति में फिर डॉक्टर के पास जाना चाहिए, हॉस्पिटल? नहीं, फिर वही आपका देखो, आपने आपने मेजर किया राइट, आपका 170 था, 170 ऊपर का ही हाई था, नीचे का टेम्पररी 110 हाई हुआ, हाँ, राइट। उसके बाद कंट्रोल आ गया ना, तो उसके बाद जाने की जरूरत नहीं, सिर्फ एंजाइटी अटैक बोलते हैं इसको। इवन ठीक। पेरीमेनोपोज, प्री मेनोपोज, इस फेज में भी आधी रात में नींद उड़ जाती है और सेम सेम चीज होती है, सेम चीज। सडनली ऐसे ऐसे नींद में से किसी ने उठा के आपको धकेल दिया है। तो जितनी भी पेरीमेनोपोज या मेनोपोज एज में लेडीज होती है, उनको भी सेम हॉट फ्लैशेस होते हैं। सडनली पसीना आ जाता है, कंबल ओढ़ के सोया, पसीना इतना आता है, जैसे ही निकालते हैं ठंड लगना शुरू हो जाती है। तो ये आपका डायग्नोसिस ही अलग है, ये मेनोपोज का सिम्टम्स है। ये हाइपरटेंशन का इसका कोई लेना देना नहीं है इसकी वजह से। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद दीदी, आपने बहुत एक अच्छे से बताया साधक सबको। ने एक साधक तो ने दीदी, इकोस्प्रिन भी बोला है, तो क्या वो हाँ, डिस्प्रिन का ही इकोस्प्रिन काम सेम, करता इकोस्प्रिन इज द सेम डिस्प्रिन। है? अच्छा, और एक साधक है हमारे, वो पूछ रहे हैं कि क्या डायबिटीज की वजह से भी हार्ट, ये क्या कहते हैं, ब्लड प्रेशर बढ़ता है? डायबिटीज की वजह से नहीं बढ़ता है, बट डायबिटीज और ब्लड प्रेशर का एक कनेक्शन डेफिनेटली है कि डायबिटीज में है ना, हमें नमनेस हो जाती है जितने भी हमारे मसल्स है बॉडी में, राइट। जैसे डायबिटीज में आपको फूड का सबको पता है कि डायबिटीज में अगर पैरों का बहुत डॉक्टर ध्यान रखने को बोलते हैं कि कुछ लग जाए तो रूज नहीं आता है, या दवाई ठीक से करवाओ, ये करवाओ। तो जितने भी बॉडी के मसल्स पोर्शन होते हैं ना, उसमें पेन होता है, वो डायबिटीज के जितने भी पेशेंट हैं उनको पता नहीं चलता है। तो ये सबसे बड़ी, तभी डायबिटीज को हम साइलेंट, मेडिकल भाषा में हम साइलेंट किलर बोलते हैं, क्योंकि पता ही नहीं चलता है पेशेंट को कि मुझे चेस्ट में पेन हो रहा है या मेरा बीपी बढ़ गया है। तो ये सिर्फ डायबिटीज जिनको भी रहता है, और अच्छा खासा जिनको हाई रहता है, उनको तो ये सिर्फ मेजरमेंट से ही पता चलेगा कि आपका ब्लड प्रेशर कौन सी कंडीशन पे चल रहा है। पर डेफिनेटली एक कनेक्शन रहता है यहाँ पे डायबिटीज और ब्लड प्रेशर का। पर प्रॉब्लम वही है कि उनको खुद को भी पता नहीं चलता है, तो ऐसे घर पे रेमेडी नहीं कर सकते हम कुछ भी। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे ख्याल से सभी के क्वेश्चन आंसर हो गए हैं। अगला सेशन कभी आपका होगा तो डायबिटीज पर हम चर्चा करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने इतना अच्छा हमें टाइम दिया और इतनी अच्छी जानकारी दी जो आजकल ब्लड प्रेशर के बारे में हो रहा है। तो मेरे ख्याल से किसी का कोई क्वेश्चन लास्ट में, 1 मिनट के लिए, क्योंकि टाइम बहुत हो चुका है। जी, किसी का नहीं है। थैंक यू। हम क्लास को समापन थैंक यू की ओर सो ले मच। जाने से पहले एक गहरा लंबा सांस भरेंगे और ओम का उच्चारण के साथ शांति पाठ। भरें गहरा लंबा सांस। ओ। ओम द्यौ शांति अंतरिक्ष गम शांति पृथ्वी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांति वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवाः शांति ब्रह्मा शांति सर्वगम शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। कुछ क्षण इस शांति को महसूस करते हुए दोनों हाथों को आपस में जोड़ें। धन्यवाद करें उस परम पिता परमात्मा का, धन्यवाद आप सभी आत्माओं का भी। घर्षण करें दोनों हाथों से।
उससे निकली हुई ऊष्मा को अपने मुखमंडल पर लगाएं। आप सभी का दिन शुभ हो, मंगलमय हो, इसी कामना के साथ कल सुबह फिर मिलते हैं। हमारी रेगुलर जो क्लास है वो 5:30 से 7 की रहती है, लेकिन संडे को हमारी 6 से 8 की। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू डॉक्टर दीपाली। थैंक यू थैंक सो यू।